नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 29 और 30। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन है और हर व्यक्ति को आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेद संविधान का ये हमें क्या बताता है, जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार बताता है। मैं 29 और 30 इसकी जो बे रीडिंग है वो मैं पढ़ देता हूं। आर्टिकल 29 की जो बे रीडिंग है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये इसकी हेडिंग है। अब इसमें फर्स्ट जो क्लास ये क्या कहती है? फर्स्ट ये क्लास ये कहती है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन का मतलब कोई भी किसी भी सेक्शन से हो नागरिक, सिटीजन, रेजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की जो है टेरिटरी के अंदर रहता हो, और पार्ट किसी भी हिस्से में रहता हो, भारत की टेरिटरी में रहता हो। कौन रहता हो? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग भाषा हो, उसकी अलग भाषा है। स्क्रिप्ट है उसकी अलग, और कल्चर, और उसका अलग ही उसकी संस्कृति है, ऑफ इट्स own shall have the right to conserve the same। अगर किसी भी सेक्शन के सिटीजन का जो भारत की धरती पर रहता है, उसकी अलग भाषा है, अलग स्क्रिप्ट है, और अलग जो है उसका कल्चर है, यानी कि वेशभूषा उसकी अलग है, खान पान, इनका रहन सहन, संस्कृति अलग है, और उसकी भाषा अलग है। तो सेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, तो उसको कंजर्व का मतलब उसको सुरक्षित रखना या फिर संरक्षित करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 29 कहता है। भाषा, स्क्रिप्ट, तीन चीज दी गई है। भाषा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यानी कि भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये तीन चीज दी गई है। इन तीन चीजों को उसको कंजर्व करने का, उसको सुरक्षित करने का, उसको ये राइट दिया गया है। आर्टिकल 29 ये कहता है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ लैंग्वेज के आधार पर, और स्क्रिप्ट के आधार पर, और कल्चर के आधार पर। तीन चीजें दी गई इस सेक्शन के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर। उनको अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कंजर्व करने का और उसको सुरक्षित रखने का ये अधिकार, ये आर्टिकल 29 भारत के संविधान का फर्स्ट क्लास ये बताती है हमें। बिल्कुल क्लियर है भाई। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, नागरिक, सिटीजन का मतलब नागरिक हो, एनी सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन से हो सिटीजन, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन का मामला नहीं दिया हुआ है, ये क्लियर है इसमें। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, यहां पर एनी सेक्शन है। सिटीजन भारत की धरती पर, और पार्ट, भारत के किसी भी पार्ट पे, किसी भी उसकी टेरिटरी पे रहता हो, हैविंग डिस्टिंक्ट यानी कि अलग लैंग्वेज हो, उसकी भाषा अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, और कल्चर अलग है, तो उसको अपने उस भाषा को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने का, सुरक्षित रखने का ये अधिकार है, ये प्रोटेक्शन है। मीनिंग देयर बाय
माइनॉरिटीज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये तीन चीजें इसमें मुख्य तौर पे दी गई है। सेकंड क्लास ये कही, सेकंड क्लास क्या कहता है? सेकंड क्लास जो हमें बताता है, जो सेकंड क्लास ये कहता है कि नो सिटीजन shall be deny admission into any education institution maintained by the state। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो स्टेट फंड से चल रहा है, स्टेट से उसको फंड दिया जा रहा है, राज्य की नीति से उसको पैसा दिया जा रहा है उसको चलाने के लिए, तो किसी भी सिटीजन को उसमें एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर, इनमें से किसी के आधार पर भी उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 की क्लास 2 है। अब हम ये साफ है, दोनों इसमें दो ही क्लास है। अब इसमें हम आर्टिकल 30 पढ़ देते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 30 आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही आर्टिकल जो है रिलेटेड टू एजुकेशनल राइट्स से संबंधित है। आर्टिकल राइट टू माइनॉरिटीज, राइट टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के अधिकार, माइनॉरिटीज के अधिकार क्या है? अधिकार टू एस्टेब्लिश, स्थापना करने का अधिकार। राइट टू माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या अधिकार? टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, यानी कि चलाना किसको? एजुकेशन इंस्टीट्यूट। भाई ये एजुकेशन जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, इनको चलाने का और एस्टेब्लिश, इनको स्थापना करने का और इनको चलाने का, एस्टेब्लिश करने का और चलाने का एजुकेशन शैक्षणिक संस्थानों को, किनको? कौन? माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों के अधिकार होंगे। ये आर्टिकल 30 कहता है। अब इसमें ये इसकी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास हम बताते हैं। फर्स्ट क्लास क्या है? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। ऑल माइनॉरिटीज सभी अल्पसंख्यकों को, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, या तो रिलीजन के आधार पर या फिर जो है उसमें लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज भाषा के आधार पर। दो प्रकार के इसमें अल्पसंख्यक, रिलीजन धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। ऑल द माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि सभी अल्पसंख्यकों को, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या फिर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, उनको एस्टैब्लिश करने का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का और चलाने का अधिकार है। ये फर्स्ट क्लास कहती है। और 29 में क्या कहा था? 29 में कहा था कि माइनॉरिटीज हैं वो जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के आधार पर और कल्चर के आधार पर, तीन चीजें हैं उसमें। 29 में इसको डिस्टिंक्शन अगर हम पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे 29 में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर के आधार पर माइनॉरिटीज। और इसमें 30 के अंदर रिलीजन बेस्ड होने चाहिए और लैंग्वेज बेस्ड पे जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो, उनको अधिकार होगा शैक्षणिक संस्थान को चलाने का और उसको एस्टेब्लिश करने का। और इसमें फिर जो नेक्स्ट जो क्लास है, ये क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसमें 1A, ये 44वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1978 में, जब 19(1)(f) को हटाया गया वहां से। आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटाया गया। तो वहां से हटाया
तो यहां इसको ए जोड़ दिया गया, वहां यहां पर A1 जोड़ा गया। इसमें क्या कहा इसमें ये कहा गया है कि अगर कंपलसरी, भाई जहां पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एजुकेशन शैक्षणिक संस्थान है और उसको कंपलसरी उसको एक्वायर करना है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी अन्य इंटरेस्ट के लिए अगर उसको कंपलसरी एक्वायर करना है बाय लॉ, तो वहां पर एक फिक्स अमाउंट एज पर लॉ किया जाएगा। किसको देने के लिए? उस इंस्टीट्यूशन के जो भी संचालक होंगे, जो चलाने वाले होंगे, उस कमेटी को दिया जाएगा। तो ये इसमें ये कहा एनी मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कोई भी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्विजिशन अगर किया जाएगा तो, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द माइनॉरिटीज के द्वारा चलाया जा रहा है। रेफर टू इन क्लास 1, जो क्लास 1 के अंदर में रेफर किया गया है। अमाउंट टू बी फिक्स्ड, स्टेट सेल इंश्योर करेगी, स्टेट इंश्योर करेगी, राज्य इंश्योर करेगी एक फिक्स अमाउंट, और बाय डिटरमाइन अंडर द लॉ, जो कानून के द्वारा अमाउंट फिक्स करेगी, फॉर द एक्विजिशन सच प्रॉपर्टीज एज वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट टू एब्रोगेट द राइट। तो ये कहा कि ये जो है, ये अगर ऐसा करती है सरकार तो ये 29 और 30 का, यानी कि 30 का जो है वायलेशन नहीं है, इसका वायलेशन नहीं है। ये ये इसलिए जोड़ा क्योंकि वहां इसको प्रॉपर्टी के राइट से, वहां से 1978 में 44वां अमेंडमेंट हुआ था, वहां राइट टू प्रॉपर्टी इसको फंडामेंटल राइट समझा जाता था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के बाद वहां से हटाया। तो जब वहां से हटाया तो यहां इसमें ये जो है 1A इसमें ऐड कर दिया गया, यानी कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको यहां पर ऐड किया गया कि भाई इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनको एक फिक्स अमाउंट एज पर लॉ दिया जाना जरूरी है। अगर कंपलसरी एक्विजिशन उस प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी? माइनॉरिटीज के द्वारा चलाए गए संस्थान की प्रॉपर्टी को कंपलसरी अगर एक्विजिशन किया जाए तो इसमें ये प्रावधान, ये जो है अमेंडमेंट इसमें डाला गया। अब सेकंड जो क्लास क्या कहती है? सेकंड क्लास ये कहती है स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the ground that it under the management of the minority whether the based on religion or language। यानी ये स्टेट इसमें जब स्टेट फंड प्रोवाइड करती है किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो जब ये शैक्षणिक संस्थान को, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के द्वारा चलाया जा रहा है, रिलीजन के धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज है और लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज है, उनके द्वारा जो संस्थान चलाया जा रहा है, तो स्टेट जब अगर उनको फंड प्रोवाइड करेगी तो ये इस आधार पर कि ये फला धर्म के द्वारा संचालित संस्थान है या फिर फला भाषा के आधार पर ये संस्थान चल रहा है, तो इनके आधार पर इनके साथ फंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, फंड की जो सहायता करते वक्त भेदभाव स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये ऐसा सब इसमें सेकंड क्लास 30 का सेकंड क्लास में बताया गया। तो इस तरह से जो है आर्टिकल 29 और 30 दोनों को हमने डिस्कस किया, बहुत ही बेहतरीन है। अब बीच बीच में हम इसके केस लॉ को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो आर्टिकल 32 पे रहेगी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि तमाम जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स की जो इंप्लीमेंटेशन है वो आर्टिकल 32 है। 32 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 32 को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बताया गया है। 32 के अंदर 5 रिट दी गई हैं, तो उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी
और उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 32 को। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये जानकारी जो मिल रही है तो इसको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आने वाली जो अपडेट है आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।